ओके, स्टार्ट करते हैं जियोग्राफी। और जियोग्राफी में हम लोगों ने जो हाइड्रोस्फीयर था वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इकोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इकोलॉजी, इकोलॉजी, इकोलॉजी पारिस्थितिकी है, हिंदी में क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी है। ठीक है, पारिस्थितिकी। देख, इकोलॉजी को हम लोग को दो जगह पढ़ना रहता है, एक बायो और एक यहाँ ज्योग्राफी में। बायो में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब समझते हैं ज्योग्राफी में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हम इकोलॉजी कहेंगे किसे? ठीक है, इकोलॉजी किसे कहेंगे? तो देख, हमारे आसपास का जो भी कुछ हमें दिखाई देता है, चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, ठीक है, वो सब चीजों को, जैसे हम अब एक सिंपल से एग्जांपल, तू घर में है, घर में तेरे आसपास बर्तन होंगे, पानी होंगे, ठीक है, पेड़ पौधे होंगे, गाड़ियां होंगी, चूहे होंगे, कॉकरोच होंगे, यानी लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे के सारी चीजों को मिला करके जो बनता है उसे हम कहते हैं इकोलॉजी। बात समझे? इकोलॉजी, इकोलॉजी किसे कहेंगे? हमारे सराउंडिंग्स को, अवर सराउंडिंग। ठीक है, आसपास का पूरा एरिया, अवर सराउंडिंग, अवर सराउंडिंग। ठीक है, हमारा एरिया। अब देख, हमारे सराउंडिंग्स में तुझे पता है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग नॉन लिविंग। अगर मैं बात करूं लिविंग की, बता, पानी, पानी लिविंग है कि नॉन लिविंग है? पानी नॉन लिविंग है, लेकिन उस पानी में पाए जाने वाली मछलियां लिविंग, तो फिश लिविंग है। और यहां बात कर दू, वाटर नॉन लिविंग है। ठीक है, वाटर नॉन लिविंग है। हवा, हवा लिविंग है कि नॉन लिविंग? नॉन लिविंग, लेकिन उसमें पाए जाने वाले बैक्टीरियाज, बैक्टीरिया लिविंग है। ठीक है, बैक्टीरिया लिविंग है। उसी तरीके से हम कहें जमीन, लैंड, नॉन लिविंग है, लेकिन जमीन पर पाए जाने वाले इंसेक्ट, जीव जंतु, वर्म, पेड़ पौधे लिविंग, ट्रीज, इंसेक्ट, ये सारे के सारे लिविंग है। यानी इकोलॉजी किन से किन किन चीजों को मिलाकर इकोलॉजी बनता है? लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग चीजों को मिला करके इकोलॉजी बनता है। ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग चीजों को मिला करके इकोलॉजी बनता है। जैसे यहाँ तू देख सकती है, इसमें बता, जो पानी है, पानी क्या है? वाटर नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, लेकिन इसमें रहने वाली है मछलियां लिविंग। ठीक है, तो इनकी अपनी एक पारिस्थिति होगी। ठीक है, इस वाटर में, ठीक है, मछलियां हैं, मछलियों के साथ साथ यहाँ पर घास फूस उगे होंगे, कुछ पेड़ पौधे रहेंगे, वो उन्हें खाएंगे, यहाँ पर अपना इनका जीवन चक्र चलते रहता है। ये जो माउंटेन्स है, माउंटेन्स लिविंग है या नॉन लिविंग? नॉन लिविंग। ठीक है, नॉन लिविंग। ये जो हवा है, हवा लिविंग है कि नॉन लिविंग? नॉन लिविंग। ठीक है, नॉन लिविंग। यहाँ जो ये फॉरेस्ट दिखाई दे रहा है, फॉरेस्ट में पाए जाने वाले पेड़ पौधे लिविंग है कि नॉन लिविंग? ठीक है, पेड़ पौधे लिविंग है। इतना समझ में आया? इन सारी की सारी चीजों को मिलाकर के क्या बनता है? इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी। अब हम समझते हैं, देख, हमने नॉन लिविंग के बारे में बहुत सारा कुछ पढ़ चुका है, ओशियन के बारे में पढ़ लिए हैं। ठीक है, उसके बाद फॉरेस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर हवाओं के बारे में, जैसे कि जो प्रेशर होता है, एयर, वायुमंडल होता है, उन सब के बारे में पूरी तरीके से पढ़ लिए हैं। तो क्या हम मुझे यहाँ पर नॉन लिविंग चीजों को डिस्कस करने की जरूरत है? नहीं, हम समझते हैं लिविंग चीजों के बारे में। ठीक है, इसके बारे में, लिविंग चीजों के बारे में देख, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है,
लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म, देख, लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो कैटेगरी होती है, एक कॉमन और दूसरा स्पेशल। ठीक है, कॉमन और स्पेशल, यानी कि हम जो जीव जंतु जिंदा है उन्हें दो कैटेगरी में रखते हैं, एक कॉमन कैटेगरी और एक स्पेशल कैटेगरी। सो देख, जो हम अगर कॉमन की बात करें, कॉमन एनिमल्स, ठीक है, इसको दो कैटेगरी में कर दूं, एक कॉमन, ठीक है, सामान्य, सामान्य, ठीक है, और दूसरा कर दूं स्पेशल। स्पेशल, ठीक है। अब देख, कॉमन एनिमल किसे कहेंगे, जैसे जो जिनकी भरमार पड़ी हुई है, जिनकी संख्या में कोई भी कमी नहीं आ रही है, जैसे बॉयलर मुर्गी। बॉयलर मुर्गी ये रोज लाखों में कटाती हैं, लोग चिकन खाते हैं, क्या उनकी संख्या में कमी आ रही है? हेलो, नहीं आ रही है, ठीक है, नहीं आ रही है, तो बॉयलर मुर्गी किस में आ जाएगी? कॉमन में आ जाएगी, ठीक है, बॉयलर मुर्गी कॉमन में आ जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें कि जैसे स्पैरोज है, स्पैरो ये धीरे 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 क्या होती जा रही है? विलुप्त होती जा रही है। पहले आज से 10 साल पहले अगर हम देखें तो हमें हर जगह चू 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 करते हुए दिखाई दे देती थी, लेकिन अब के वक्त में बहुत कम दिखाई देती हैं। तो उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा? स्पेशल कैटेगरी में, ठीक है, क्योंकि उन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो पहले ये समझ कि कॉमन कैटेगरी में किन किन जानवरों को रखा जाएगा। तो कॉमन कैटेगरी में हम उन जानवरों को रखेंगे, उन जानवरों को रखेंगे जिनकी संख्या में गिरावट नहीं आ रही है, जिनके ऊपर कोई खतरा नहीं मंडरा रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? डिक्रीमेंट इन नंबर्स नहीं हो रहा है, ठीक है। डेंजर उनके ऊपर नहीं आया है, ठीक है, खतरा नहीं आया है। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो जैसे हेन, क्या मुर्गियां कम है? नहीं। गोट, रोज बकरे कटते हैं, क्या उनकी कमी आ रही है? नहीं। कैटल्स, कैटल्स रोज ये भी जो कि बीफ के लिए ये भी काटे जाते हैं, क्या इनकी संख्या में कमी आ रही है? नहीं, ठीक है। हाँ, कैटल, कैटल की संख्या में कमी आ रही है, गाय भैंसों की नहीं, ठीक है। तो ऐसे जानवरों को, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग किसमें रखेंगे? कॉमन कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। दूसरा आता है स्पेशल कैटेगरी। स्पेशल कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी में हम उन जानवरों को रखते हैं जिनके ऊपर पहली बात तो खतरा मंडरा रहा है और उनकी संख्या में लगातार कमी आ रही है, ठीक है। कंटिन्यू, कंटिन्यू डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट इन नंबर्स, नंबर्स, ठीक है। उसके बाद उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, डेंजर, ठीक है, खतरा मंडरा रहा है। जैसे अगर हम इनकी बात करें एग्जाम्पल में, तो स्पैरोज, स्पैरोज हो गया, जैसे शेर बाघ हो गए, ठीक है, मोस्टली टाइगर, ठीक है, इनके लिए कंजर्वेशन अब किया गया है, तो धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ऐसी चीजों को, यानी हम स्पेशल कैटेगरी में उन्हें रखेंगे जिन जानवरों को प्रोटेक्शन की जरूरत है, नीड प्रोटेक्शन, ठीक है, नीड प्रोटेक्शन, उन्हें बचाने की जरूरत है। और क्या कॉमन वाले को बचाने की जरूरत है? नो नीड टू प्रोटेक्ट, नो नीड टू, ठीक है। अब जब हम इकोलॉजी की बात करते हैं तो इकोलॉजी किसी एक पर्टिकुलर देश की बात नहीं होती है, पूरे अर्थ की बात होती है, ठीक है। पूरे अर्थ पर हम ये देखते हैं कि किसी भी जानवर की संख्या कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, ठीक है,
उससे हमारे मतलब कि जीवन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसके लिए तो कोई भी ऐसा पर्टिकुलर देश को हम नहीं लेके चलेंगे, नहीं भारत में कम हो रही है, भारत की बात करेंगे, ऐसा नहीं। पूरा ओवरऑल देखा जाता है कि भारत, म्यांमार, चाइना, जो कि यूएसए, कनाडा, जर्मनी, हर पूरे देश को देखा जाएगा कि अच्छा भाई वहां पर उनकी क्या सिचुएशन है। अब देख, जब पूरी दुनिया जैसे ही कवर होती है तो पूरी दुनिया को देखने के लिए तुम्हें कोई न कोई संस्था बनानी होगी, कोई न कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना होगा। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जानवरों को, इकोलॉजी को अगर बचाना है, यानी किसी जानवर को बचाना है, तो उसके लिए क्या एक एक आदमी देखेगा? नहीं, तुम बचाओ, तुम बचाओ, तुम बचाओ, ऐसे करते करते तो वो सारा का सारा खत्म हो जाएंगे जानवर। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को गठित करना होगा जो सारे देशों को के ऊपर प्रेशराइज कर सके या उन पर नियम कानून लगा सके। भाई तुम अपने देश में देखो, तुम अपने देश में देखो, नेपाल अपने देश में देखो। बस समझ रही क्या? तो ऐसे ही स्पेशल कैटेगरी के जो जानवर थे उनकी प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया पहले IUCN। ठीक है, IUCN, इंटरनेशनल नेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, किसे बनाया गया? IUCN। IUCN का गठन हुआ था 1948 में। ठीक है, IUCN का गठन हुआ था 1948 में। और IUCN का काम क्या था कि भाई जो नेचर है ना, नेचर को किस तरीके से कंजर्व किया जाए। अब इसी नेचर में पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी सब आ जाएंगे ना। हाँ, तो इसका काम क्या था कि नेचर को कंजर्व करना। ठीक है, नेचर को कंजर्व करना और सस्टेनेबल यूज करना नेचुरल रिसोर्सेज का। और मैंने तुझे बता चुका हूँ सस्टेनेबल का क्या मतलब होता है। तुम अपना काम करो लेकिन नेचर पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए सस्टेनेबल, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो डेवलपमेंट करो लेकिन इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। रिसोर्सेज का यूज करना है सस्टेनेबल, यानी इस तरीके से यूज करो कि नेचर पर कोई इम्पैक्ट ना आए। तो IUCN का ये काम था। IUCN का गठन कब किया गया? 1948 में। 1948 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। अब देख, किसी भी संस्था को, ये IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। बोल, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कब बनाया गया? हेडक्वार्टर ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। तो किसी भी संस्था को चलाने के लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए इस पूरी दुनिया में जितनी अलग अलग संस्थाएं बनाई गई नेचर से रिलेटेड था, कि कोई पेड़ पौधों को देख रहा है, तो कोई जानवरों के बारे में रिसर्च कर रहा है, कोई बिच्छू की स्पीसीज को देख रहा है। ठीक है, ऐसी हर बहुत सारी संस्थाएं बनाई गई। ठीक है, बहुत सारी संस्थाएं बनाई गई, उन सबको फंडिंग की जरूरत थी। तो फंडिंग के लिए बनाया गया WWF। WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, यानी नेचर से रिलेटेड जितनी भी संस्था रहेंगी उनको फंडिंग करने का काम, पैसे देने का काम कौन करेगा? WWF। WWF को बनाया गया 1961 में। कब? 1961 में। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड, ग्लैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड, ग्लैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड, ग्लैंड में। ठीक है, ओके, कितना क्लियर है? ओके, ठीक है। अब देख, इसमें अगर तू देखेगी तो यहाँ पर है रिडक्शन ऑफ द ह्यूमन इफेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, ये तो इसका काम है। बाकी इसको मोस्टली किया गया था कि जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, इसके अंदर जब कभी तू अंदर जाके ओपन करके पढ़ेगी तो इसमें दिखाएगा कि इसका मेन काम क्या था, कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं काम कर रहे हैं नेचर को बचाने को लेकर के, उन्हें फंडिंग दी जाए। ठीक है, और वर्ल्ड वाइड फंड जो रहता है ये भी अपनी तरफ से ये काम करता है कि जो ह्यूमंस का ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े नेचर के ऊपर। ठीक है, एनवायरमेंट के ऊपर ह्यूमन का ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, उस बात का भी ख्याल रखता है WWF। समझ में? हाँ, तो इसमें पूछता क्या क्या चीजें वो देख। पहले तो IUCN का फुल फॉर्म, IUCN का फॉर्मेशन कब हुआ और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, फिर इसमें ना WWF में पूछता है
WWF का लोगो क्या है? डब्लू पांडा, ठीक है, इसमें याद रखना इसका लोगो है पांडा। लोगो क्या है? पांडा। बात समझ में? लोगो है पांडा। इतना क्लियर है? अब देख, ये जो आयुसीएन है, ये क्या रिलीज करता है? अपना एक बुक जिसे कहते हैं रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक में हम जो जानवर होते हैं ना, अलग अलग स्पीशीज होती हैं, उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं उनकी घटती संख्या को देख करके, ठीक है, उनके ऊपर आने वाले ये खतरे को देख करके, ठीक है। ओके, तो देख, अगर पूछेगा ना रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, तो अगर उसमें आयुसीएन दिया है तो भी मार देना, और WWF दिया है तो भी मार देना, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं देता, या कभी WWF दे देगा या आयुसीएन दे देगा। मोस्टली हम लोग यही पढ़ते हैं ना, रेड डाटा बुक ऑफ आयुसीएन, है ना। तो कभी कभी WWF भी दे देता है आयुसीएन की जगह, तो घबराना नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये लोग किताब कौन सा है? रेड डाटा बुक। मैं यहाँ ले लेता हूँ बुक, रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक। बात समझ में? रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक में क्या होता है? अलग अलग स्पीशीज के जानवरों को उनकी उनकी संख्या के आधार पर उसमें रखा जाता है, कि जैसे अगर कोई जानवर आज से 10 साल पहले उनकी संख्या 1000 थी, ठीक है, और फिर 10 साल बाद हम देखते हैं कि जैसे 2010 में थी 1000, 2020 में आकर के हम देखते हैं कि उनकी संख्या 100 हो गई है। यानी ये बहुत तेजी से इस जानवरों की कैटेगरी गिर रही है, या तो इन्हें मारा जा रहा है, या किसी रोग की वजह से ये क्या हो रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। तो इन पर पूरी पूरी एनालिसिस होती है कि इसके पीछे क्या वजह है। अगर ह्यूमन इंटरफेरेंस है, लोग उसे मार रहे हैं, तो उसके लिए जिस देश में इसकी कमी हो रही है, मतलब इन्हें मारा जा रहा है, उस देश की जिम्मेदारी होगी उसके लिए नियम कानून बनाए, ठीक है। जैसे भारत में बाघों की कमी हो रही थी, बहुत तेजी से जो राजे रजवाड़े थे वो बाघों को मार रहे थे, तो फिर 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को लाया गया। बात समझ में? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को, और फिर बाघों को बचाने के लिए, यानी टाइगर्स को बचाने के लिए, पहला हमारा जो नेशनल एनिमल होता था वो शेर होता था, लायन। लेकिन लायन की संख्या ठीक ठाक थी, लेकिन बाघों की संख्या रिड्यूस हो रही थी, तो हमारे नेशनल एनिमल किसे बना दिया गया? टाइगर को, ठीक है। यानी अगर तुम नेशनल एनिमल को मारते हो तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, ठीक है, जेल वेल में जाओगे, छूट नहीं पाओगे फिर, ठीक है। तो इसके लिए अलग अलग नियम बनाए जाते हैं। इतना क्लियर हुआ? तो रेड डाटा बुक में क्या रखा जाता है? रेड डाटा बुक में स्पीसीज की जानकारी रखी जाती है, कौन किसका कितना नंबर है, कौन कौन सी कैटेगरी में आता है। अब देख, एग्जैक्ट डेटा तो किसी के पास नहीं रहेगा ना, जैसे बिच्छू है, पूरी दुनिया में 25,000 करोड़ बिच्छू पाए जाते हैं, ऐसा कोई काउंट करके रखेगा? एक एवरेज निकाला जाता है, ठीक है, एक एवरेज निकाला जाता है। जैसे कि हम लोग अपने आसपास ही देखते हैं गौरैया चिड़िया, स्पैरो। हम लोग आज से जब स्कूल टाइम में जाते थे तो हमें बहुत सारी गौरैया दिखाई देते थे, अब नहीं दिखाई देते। तो उससे हमने एक एवरेज, मतलब कि एक पता लगाया ना कि ये गौरैया की संख्या घट रही है, ठीक है। तो ऐसे ही ये सारी संस्थाएं जो होती हैं वो घूम घूम कर हर एक चीज को पता लगाती हैं कि कहाँ पर कैसी सिचुएशन है। इतना क्लियर है? ओके, अब देख, इस रेड डाटा बुक में मेनली 5-7 कैटेगरी होती है, लेकिन मेनली हमें 3 कैटेगरी के बारे में याद रखना है, ठीक है। रेड डाटा बुक में हमें कितनी कैटेगरी को याद रखना है? 3। एक कैटेगरी होती है जिसे हम कहते हैं वल्नरेबल। अभी लिख देता हूँ यहाँ, फिर आगे दूसरे पे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। वल्नरेबल। दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं इंडेंजर्ड, 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 ठीक है। और तीसरा होता है एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट। बात समझ में? हाँ, कितनी कैटेगरी याद रखनी है? वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, ठीक है। लेकिन रेड डाटा बुक देखेगी तो उसमें और सारे दे देगा, मतलब कि डेटा नॉट फाइंड, डेटा लीस्ट फाइंड,
फिर लेस एंडेंजर्ड, लेस वल्नरेबल, तो सबसे क्या मतलब है अपने को? हाँ? जो एग्जाम में पूछता है बस वही याद रखने का ना, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड और एक्सट्रीम, ये तीन के बारे में पूछता है, तो याद रखो। ठीक है, तीन कैटेगरी कौन कौन सी? वल्नरेबल, इंडेंजर्ड और एक्सट्रीम। वल्नरेबल, इंडेंजर्ड और एक्सट्रीम। बात समझ में आई? ओके, अब देख हम समझते हैं ये क्या होती है। ठीक है, हाँ, इधर आ जाओ भाई। देख, ठीक है, कोई बात नहीं, एक एक चीज को समझते हैं। पहले हम समझते हैं कि ये वल्नरेबल का क्या मतलब है। वल्नरेबल, वल्नरेबल, वल्नरेबल को हिंदी में कहते हैं संकटापन्न। संकटापन्न, संकटापन्न मतलब ऐसे जीव जंतु जिनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, खतरा मंडरा रहा है उनके ऊपर। अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ये बहुत कम हो जाएंगी, एंडेंजर्ड में हो जाएंगी और धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगी। यानी यानी वो जानवरों को अगर बचाया नहीं गया तो पहले वो कहाँ जाएंगी? जैसे एंडेंजर्ड, जैसे 1000 है, ठीक है, 1000 है। अब हम ये देख रहे हैं कि हर महीने एक मरी जा रही है, एक मर रही है। कोई गौरैया, चिड़िया, स्पैरो है, स्पैरो 1000 स्पैरो है टोटल। हर महीने एक एक मरती जा रही है, मरती जा रही है, मरती जा रही है, मरती जा रही है। यानी कि एक साल में हम देखेंगे 12 मर जाएगी। ठीक है, एक साल में 12, फिर दूसरे साल में 24 हो जाएंगी। ऐसे धीरे धीरे अगर हम देखेंगे तो आने वाले 20 से 25 सालों में तो पूरी गौरैया खत्म हो जाएंगी। ठीक है, 20 से 25 साल में पूरी खत्म हो जाएंगी। तो अभी जो रोज रोज मर रही हैं, रोज रोज मर रही हैं, ऐसी कैटेगरी को हम किसमें रखेंगे? वल्नरेबल में। ठीक है, इनके ऊपर खतरा खतरा आने वाला है। ठीक है, अभी ये पूरी तरीके से खतरे में नहीं आए हैं, लेकिन अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो ये खतरे में पूरी तरीके से पड़ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे जानवर जिनके ऊपर खतरा आने वाला हो। ठीक है, खतरा क्या हो? आने वाला, खतरा आने वाला हो। ठीक है, उन जानवरों को हम वल्नरेबल कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, डेंजर कमिंग। ठीक है, उनको हम किस में रखेंगे? वल्नरेबल में। एग्जाम्पल के लिए याद रखना, स्पैरोज। एग्जाम्पल में स्पैरोज। ठीक है, स्पैरोज। ठीक है, स्पैरोज, स्पैरो को किस में रखा जाता है? वल्नरेबल कैटेगरी में, वल्नरेबल कैटेगरी में। ठीक है, अब दूसरा समझते हैं, इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड को हिंदी में कहते हैं संकटाग्रस्त। संकटाग्रस्त यानी जिनके ऊपर संकट आ चुका है, संकट आ चुका है। अब अगर इन्हें नहीं बचाया गया तो ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, संकट, खतरा आ चुका है, खतरा आ चुका है, आ चुका है। ठीक है, जैसे जैसे कोरोना का पहला केस आया था कहाँ? चाइना में। ठीक है, तभी हम अगर देश में रिस्ट्रिक्शंस लागू हो जाते हैं, फ्लाइट्स बंद हो जाते, तो क्या भारत में कोरोना आ पाता? नहीं, हम आने से पहले ही रोक देते। यानी खतरा आने वाला था, खतरा आने वाला था। उस वक्त हम लोग किस कैटेगरी में थे? वल्नरेबल में, वल्नरेबल में। लेकिन जब 2019 मतलब 19 में तो आया था चाइना में, 20 में जब भारत में पूरी तरीके से कोरोना छा गया, हम किस में आ गए? इंडेंजर्ड में। अब सोच, अगर इस कोरोना से लड़ने के लिए, इस कोरोना से लड़ने के लिए भारत में दवाइयां नहीं बनाई गई होती, हॉस्पिटल नहीं बनाए गए होते, तो इंसान किस कैटेगरी में चले जाते हैं? एक्सटिंक्ट। ठीक है, भारत में इंसान एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। बात समझ में? तो
जब खतरा आने वाला हो किसी जानवरों पर उसे हम रखेंगे वल्नरेबल में, खतरा आ गया हो तो इंडेंजर्ड में, लेकिन खतरा से आने के बाद पूरी तरीके से वो खत्म हो गई हो, अब वो देखने को ही नहीं मिल रही है, क्या कहलाएंगी? विलुप्त, एक्सटिंक्ट। ठीक है, एक्सटिंक्ट। तो इसको हम एग्जाम्पल में क्या रखेंगे इसमें, जैसे हमने देखा था कि हमारे जो शेर बाघ हो गए, वन हॉर्न राइनो हो गया, ठीक है, उनकी बड़ी मृत्यु हो जाती है, वन हॉर्न राइनो, ठीक है, टाइगर, टाइगर, लायन, ठीक है, इन सब पे खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, खतरा आ चुका है क्योंकि राजा महाराजा इन लोग को मार दिया करते थे, और ये जो वन हॉर्न राइनो है ये तो अभी भी आसाम वगैरह मणिपुर के जो एरिया है वहां पर तो इन्हें मार दिया जाता है उनके सींग के लिए। ठीक है, तो ये किसमें है? एंडेंजर्ड में है। अगर गवर्नमेंट ने इन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं किया तो वन हॉर्न राइनो देखने के लिए भी नहीं मिलेंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब तीसरा आता है एक्सट्रीम, जब लाल से लिखा हो एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब विलुप्त, विलुप्त, जो कभी हुआ करते थे लेकिन अब नहीं है, कभी हुआ करते थे अब नहीं है, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। ठीक है, नॉट अवेलेबल। एग्जाम्पल में एक याद रखना, डोडो, डोडो बर्ड, डोडो बर्ड। दूसरा याद रखना डायनासोरस, डायनासोरस। ठीक है, क्या अभी भी दिखाई देते हैं डायनासोरस? हाँ, अच्छा हुआ चले गए हैं अभी। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। ओके, अब देख यहाँ मैं दिखाता हूँ स्पैरो। स्पैरो कौन सी कैटेगरी में है? स्पैरो, स्पैरो है वल्नरेबल। ठीक है, वल्नरेबल, ठीक है, वल्नरेबल। वन हॉर्न राइनो, लेकिन इनका ये सींग ना निकाल लिया जाता है, जो सब घुसपैठिए होते हैं या जो तस्करी करने वाले रहते हैं। ठीक है, अब बेचारों को बता, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए पता है? इनका सिंघमा ना ऊपर से काट लेना चाहिए। ठीक है, जैसे गाय भैंस का सींग होता है तो हमारा नाखून होता है, नाखून काटते हैं तो दर्द होता है नहीं, उसी तरह इनका ऊपर का सींग काट लेगी ना तो इनको दर्द थोड़ी होगा, लेकिन इनको जड़ से निकालेगी तो दर्द होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट को क्या करवाना चाहिए कि जिस जिस भी राज्य में ज्यादा से ज्यादा राइनो है वहां करो ये काम, राइनो को पकड़ो, इंजेक्शन मारो, और इनका हॉर्न जैसे हम नाखून काटते हैं वैसे ही काट लिया करो, ताकि जो तस्करी करने वाले रहते हैं वो क्या काट, वो कहाँ से पाएंगे? जब वो हॉर्न को पहले ही काट लेगी गवर्नमेंट तो इसको गेंडा को मारेंगे? अरे आता है, क्यों नहीं आएगा, नाखून की तरह है ना। हाँ? अगर नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम ये बच्चे तो रहेंगे। हाँ, ऐसे रहेगा तो बेचारों को मार के खोद के निकाल देते हैं, लोग मर जाते हैं पूरी तरीके से। हाँ, कितना दर्द होता रहेगा। और गवर्नमेंट अगर इनके हॉर्न को ऊपर से खाली काट ले, ठीक है, और नहीं आएगा तो बहुत बढ़िया है, आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से महीने 4 महीने में काट लिया करे, है कि नहीं? तो गवर्नमेंट को करना चाहिए इनको बचाने के लिए, लेकिन पता नहीं यहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है। ठीक है, तो ये जो वन हॉर्न राइनो है ये कौन सी कैटेगरी में है? एंडेंजर्ड। ठीक है, एंडेंजर्ड। ये जो बाघ है अपना टाइगर, एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, ठीक है, एंडेंजर्ड। यहाँ ये है डोडो, डोडो, ठीक है, डोडो पक्षी, डोडो एक्सटिंक्ट हो चुका है, एक्सटिंक्ट। ठीक है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। ये तेरा प्यारा डायनासोरस एक्सटिंक्ट हो गया है। ठीक है, एक्सटिंक्ट हो गया है। बात समझ में आई? तो ये 3 कैटेगरी समझ में आ गया। ओके, ठीक है, ये 3 कैटेगरी समझ में आ गया है।
अब हम लोग समझते हैं टर्मिनोलॉजी बायोडाइवर्सिटी के बारे में। देख, ये इकोलॉजी में हम किसे इंक्लूड करते हैं? सारे की सारी चीजों को, चाहे वो लिविंग हो और चाहे नॉन लिविंग हो, ठीक है, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। लेकिन जब हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी में हम लिविंग स्पीसीज के बारे में बात करते हैं, लिविंग स्पीसीज के बारे में, जिसमें फ्लोरा और फौना का कंसेप्ट आता है, पेड़ पौधे और जीव जंतु। और पेड़ पौधे जीव जंतु जिंदा ही होते हैं, ठीक है। तो अगर उससे कोई पूछेगा, अच्छा बताओ इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी में क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, तो बता, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। हाँ, हम लोग बायोडाइवर्सिटी में लिविंग स्पीसीज की बात करते हैं, लिविंग स्पीसीज, जैसे जैसे कि एक होती तितली, तितली की कई वैरायटी होती है ना। एक गांव में देखी होगी तू, जब धान वान का मौसम रहता है तो एक बड़ी पतली पतली तितली होती है, एकदम एकदम पतली सी, है, उड़ती रहती है एकदम। और एक होता है फिर गर्मी वर्मी का महीना आता है तो शाम के टाइम उड़ता है, एकदम मोटा मोटा जहाज की तरह टिकली रहता है? देखा रहेगा तुमने, देख, है ना। जैसे हाँ, एक होती है एकदम एकदम पतली सी रहेगी, ठीक है, पतली सी रहेगी ऐसे, और एक रहेगा एकदम मोटा सा रहेगा, ठीक है, ऐसा मोटा सा। फिर कई तितलियां होती हैं, जैसे ये ऐसे वाली वाली होती हैं, है ना। तो तितलियों की कई प्रजातियां हैं। वैसे ही अलग अलग स्पीसीज की जब हम बात करने लगे किसी प्लेस पर, अलग अलग स्पीसीज, जैसे पेड़ पौधे, पौधे भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे नीम का पेड़, आम का पेड़, बबूल का पेड़, है, कटहल, हाँ, जो केला, अमरूद, तो अलग अलग पेड़ की स्पीसीज है, ठीक है। उसी में आम में भी अगर देखेगी तो चौसा आम, लंगड़ा आम, मोटा आम, दशहरी आम, सिंदूरी आम, अलग अलग किस्म के आम भी होते हैं, आम्रपाली। बात समझ आ रही क्या? तो जब हम कभी भी अलग अलग स्पीसीज की बात करने लगे, वो आ जाता है बायोडाइवर्सिटी में। और बायोडाइवर्सिटी के अंदर हम लिविंग चीजों को रखते हैं, ठीक है, जैसे पेड़ हो, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो जीव जंतु हो, ठीक है। लेकिन इकोलॉजी में हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया यार, समझ में आना चाहिए। अब करते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी इतना क्लियर है? बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताऊं? ओके, बायोडाइवर्सिटी में मैंने जैसे बताया कि हम इसमें रखते हैं फ्लोरा और फौना। इसमें किसको किसको इंक्लूड करते हैं? इंक्लूडेड, पहले तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग स्पीसीज, स्पीसीज, स्पीसीज को कहते हैं प्रजाति, प्रजाति, ठीक है, प्रजाति ना, प्रजाति। और इस लिविंग स्पीसीज में क्या आता है? फ्लोरा और फौना। कई बार नाम सुना होगा, फ्लोरा फौना, फ्लोरा फौना, फ्लोरा फौना। देख, फ से फ्लोरा और फ से फूल लगता है, ठीक है, फ से फ्लोरा और फ से फूल लगता है, फ्लावर, फ्लावर, ठीक है। तो फ्लावर किस में लगता है? गाय भैंस में फ्लावर लगेगा? अरे मतलब पेड़ पौधों में, तो कंफ्यूजन होता ना, फ्लोरा मतलब पेड़ की फौना मतलब पेड़, है ना। ये नहीं पता फ्लोरा मतलब पेड़ की फौना मतलब? हाँ वही कह रहा हूँ, फ्लोरा मतलब फ्लावर से याद रखना, फ्लोरा का मतलब होता है पेड़ पौधे, ठीक है। फ्लोरा मतलब वेजिटेशन, 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 वनस्पतियां, वनस्पति, ठीक है, वनस्पति। और फौना मतलब एनिमल, एनिमल, ठीक है, एनिमल। इतना क्लियर है? ठीक है, इतना क्लियर है।
अब हम समझते हैं कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं पर भी बहुत भारी अमाउंट में बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी, यानी मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी, उस जगह को बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट डिक्लेयर किया जाता है, यानी इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट। तो अगर तुझसे कोई पूछेगा कि इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट क्या होता है, इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट, इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट, इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट, ठीक है, इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट, इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी प्लेस, ऐसा प्लेस जहां पर बहुत अधिक बायोडाइवर्सिटी हो। बायोडाइवर्सिटी का मतलब समझ गए ना, एक ही जगह पर पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की बहुत सारी वैरायटी मिल जाए, उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, तो भूलना मत। तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी प्लेस, प्लेस ऑफ मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, अब सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी कहाँ होगी, ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा ना, सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी कहाँ होगी। तो देख, किसी भी पेड़ पौधों को पनपने के लिए क्या चाहिए रहता है, एक धूप, एक पानी। जीव जंतुओं को जीने के लिए पानी चाहिए, थोड़ा बहुत धूप चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कोई भी एरिया जहाँ पर अच्छा खासा धूप होता हो और जहाँ पर अच्छा खासा बारिश होता हो, वहां पर बहुत ज्यादा क्या मिलेगा, बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे मिलेंगे, अलग अलग तरीके के तुझे जीव जंतु मिलेंगे, ठीक है। हाँ, तो बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम कहाँ होगी, ऐसा जगह जहाँ पर गुड अमाउंट में पानी यानी प्रेसिपिटेशन हो और क्या हो, धूप। धूप को क्या कहते हैं, लाइट, ठीक है। सो गुड बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम कहाँ होगा, प्लेस मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलेगी, जहाँ पर पहला नंबर वन में क्या चाहिए, गुड अमाउंट ऑफ सनलाइट, सनलाइट, और दूसरा प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन पानी, पानी बारिश, प्रेसिपिटेशन रेन, ठीक है, रेन। अब बता, बढ़िया अमाउंट में सनलाइट और प्रेसिपिटेशन दुनिया में कहाँ, कौन से एरिया में होता है, इक्वेटोरियल एरिया में। देखा, तू बन गई ज्योग्राफी वाली। ठीक है, देख, ये है इक्वेटर। अरे यार भागो मत, ये आ जाओ, ये इक्वेटर, ठीक है। अरे ये क्या हो गया, इक्वेटर कहाँ से आ रहा है, ये इक्वेटर, इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ कौन सा रीजन आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न और एक कैंसर, कैंसर। यानी ये जो एरिया है 23.5 नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, इस रीजन में ये दोनों चीजें भरपूर मिलती हैं, ठीक है। इस रीजन में ये दोनों चीजें भरपूर मिलती हैं, कौन सी, लाइट और बारिश। इसलिए इस रीजन में तुझे क्या देखने को मिलेगा भरपूर, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। यानी मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी जो प्लेसेस देखने को मिलेंगे तुझे इसी रीजन में देखने को मिलेंगे। इतना क्लियर है? ओके, अब देख, दुनिया में पहले कुल 25 ऐसे जगह थे
जो इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट डिक्लेयर किए गए थे। ठीक है, दुनिया में पहले कितने थे? इनिशियली 25 इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट हॉटस्पॉट, लेकिन अब ये संख्या बढ़ के हो गई है 36। अब ये बढ़ के कितनी हो गई है? नाउ ये हो गई है 36। ठीक है, 36। बात समझ में आई? 36। अब देखो, ध्यान से देखते रहिए। ये है दुनिया। दुनिया में पता, अमेज़न के जंगलों में मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी होगी कि नहीं होगी? होगी। यहाँ पर हॉटस्पॉट है। ठीक है, भारत में इधर वेस्टर्न घाट, मैक्सिमम डाइवर्सिटी होगी कि नहीं होगी? ये है। ठीक है, यहाँ पर तुझे मिलेगा ये ईस्टर्न वाले रीजन में जो तेरा कोरल रीफ, यहाँ पर डाइवर्सिटी होगी कि नहीं होगी? होगी। ये वाला रीजन यहाँ पर पूरा हरा भरा रीजन है, यहाँ पर होगा डाइवर्सिटी कि नहीं होगा? होगा। इसी तरीके से अलग अलग पूरे जगह पे यहाँ अलग अलग कुल टोटल कितने हॉटस्पॉट डिसाइड किए गए हैं? अभी अभी कितने हैं? 36। ठीक है, टोटल 36 हॉटस्पॉट दिखाई देते हैं। ठीक है, जिनमें से अमेज़न का जंगल सबसे फेमस हॉटस्पॉट है। ठीक है, अमेज़न। ठीक है, अमेज़न फॉरेस्ट फेमस हॉटस्पॉट, फेमस हॉटस्पॉट। ठीक है, ओके। अब देख, भारत में भी तुझे कुल 4 हॉटस्पॉट देखने को मिलेंगे। कितने? 4। 4 हॉटस्पॉट देखने को मिलेंगे। अच्छा, एक बात बता, अगर तुझसे कोई पूछेगा कि इस पोलर रीजन में, ठीक है, इस पोलर रीजन में जैसे जैसे इक्वेटर से तू दूर जाती जाएगी, बायोडायवर्सिटी कम होगी या बढ़ेगी? बायोडायवर्सिटी कम होगी। तो देख इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, मैं तेरे बताता हूँ। बायोडायवर्सिटी डिक्रीजेस, बायोडायवर्सिटी डिक्रीजेस। इसमें कहता है कि एक पर्सन है जो वो हवाई यात्रा के दौरान इंडिया से वो कनाडा की तरफ मूव कर रहा है। बताओ, उसे बायोडायवर्सिटी में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा या डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा? एक आदमी वो हवाई जहाज के थ्रू कनाडा की तरफ जा रहा है। ठीक है, हवाई जहाज के थ्रू कनाडा की तरफ जा रहा है। बताओ, उसे बायोडायवर्सिटी में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा या डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा? हो गया ना गड़बड़? यहाँ ये रीजन है तेरा पूरा बायोडायवर्सिटी, इसके ऊपर जैसे ही जाएगी बायोडायवर्सिटी डिक्रीज होता जा रहा है। बायोडायवर्सिटी डिक्रीज होती जा रही है। क्यों? क्योंकि इस रीजन में न अच्छे अमाउंट में धूप है, न अच्छे अमाउंट में बारिश है। इतना धीरे से ओके ओके करेगी मतलब समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बता, इक्वेटोरियल रीजन से तू दूर जाएगी तो बायोडायवर्सिटी डिक्रीज होगा, यही तो लिखा हूं ना मैं। और भारत में यहाँ मैंने निशान मारा है, यहाँ से तू जा रही है तो यहाँ तो तुझे मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी देखने को मिलेगा, लेकिन ऊपर ऊपर जाएगी ऐसे ऐसे, यहाँ एरो जो मारा हूँ तो यहाँ तुझे बायोडायवर्सिटी डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है ना। तो ठीक है, तो जैसे ही इक्वेटर से तू दूर जाएगी तुझे बायोडायवर्सिटी डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। बात समझ में आई? हाँ, तो ये चीज याद रखना, इक्वेटर से अगर हम दूर जाएंगे तो बायोडायवर्सिटी डिक्रीज होगी। लेकिन वही कह देगा कोई आदमी रसिया से ब्राजील की तरफ आ रहा है, रसिया से ब्राजील की तरफ आ रहा है, उसे बायोडायवर्सिटी में क्या फर्क देखने को मिलेगा?
बायोडाइवर्सिटी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी। इतना क्लियर है? आगे बढ़ूं, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं भारत में कहां कहां पर मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है और वो कौन से 4 रीजन है जिन्हें इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट का मतलब समझ रही है ना, क्या होता है? अरे यार, तो इतना वो क्यों बोलते, सीधा बोला करना जहां पर बायोडाइवर्सिटी सबसे अधिक हो। ओ, बस खत्म बात। तो सो रही है तो कहाँ से सुनाई देगा? मैं बोल रहा हूँ ऐसा प्लेस जहां पर मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है उसे हम इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट कहते हैं। कहानी खत्म। ठीक है, तो देख, भारत में ऊपर की साइड तुझे मिलेगा हिमालय। ठीक है, हिमालय, हिमालय में भी मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है, इसलिए हिमालय एक क्या घोषित किया गया है? इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट। नीचे तुझे देखने को मिलेगा वेस्टर्न घाट, नीचे तुझे देखने को मिलेगा वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में भी सबसे मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलता है, इसलिए इसे भी क्या घोषित किया गया है? इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट। तीसरा यहाँ देखने को मिलेगा ये जो कि ये क्या कहते हैं, ये वाला रीजन अपना अराकान योमा वाला, अराकान योमा वाला रीजन जो म्यांमार और तेरा इंडिया के जो बॉर्डर बनाता है, अराकान योमा वाला। ठीक है, इंडो बर्मा, इंडो बर्मा रीजन, ये भी यहाँ पर भी मैक्सिमम तुझे क्या देखने को मिलेगा? बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। और चौथा आता है सुंदरलैंड, सुंदरलैंड, सुंडालैंड। देख, सुंडालैंड, सुंडालैंड क्या क्या होता है? ये भारत का अंडमान निकोबार और यहाँ से इंडोनेशिया वगैरह, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, इन सारे की सारी चीजों को मिलाकर कहा जाता है सुंडालैंड। देख, मैं अभी तुझे दिखाता हूँ सुंडालैंड। अभी वो सुंदर लैंड है, सुंडालैंड है, ये सुंडालैंड है। ठीक है, ये मैप दिखाई दे रहा है? ओके, अब देख, ये मैप है, यहाँ देखना। ठीक है, यहाँ देखना अभी। ठीक है, देख, ये ये पूरा क्या है? हमारा अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार से लेकर के इंडोनेशिया और मलेशिया, ठीक है, थाईलैंड, बैंकॉक, ये सारे के सारे रीजन को कहा जाता है सुंडा लैंड। सुंडा लैंड, सुंदर लैंड नहीं, सुंडा लैंड। ठीक है, सुंडा लैंड। और सुंडा लैंड चौथे नंबर पर इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है। तो टोटल कितने इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट भारत में, कौन कौन से? हिमालय, वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट, और ये इंडो बर्मा, इंडो बर्मा मतलब पूर्वांचल की पहाड़ियां जो है, अराकान माउंटेन। ठीक है, अराकान माउंटेन, इसे कभी कभी ईस्टर्न हिमालय भी कहता है। ठीक है, ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय। ठीक है, ईस्टर्न हिमालय। और चौथा ये सुंडा लैंड, सुंडा लैंड। इतना क्लियर है? ओके, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट। ठीक है, 4 है टोटल भारत में। ठीक है, ओके, ठीक है। अब देख, ठीक है, अब देख, ये सारा का सारा चीज तुझे समझ में आ गया है ना? ओके, अब देख, जैसे इतनी सारी जो जीव जंतु हैं, ठीक है, इन सारे जीव जंतुओं को बचाने के लिए, जैसे मैं तुझे पढ़ा रहा था क्या, ये इकोलॉजी, इकोलॉजी में मैंने तुझे बताया कि जीव जंतुओं को बचाने की जिम्मेदारी रखी जाती है, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, इन सब का ध्यान रखा जाता है। ठीक है,
उसके बाद इसमें मैंने तुझे IUCN के रेड डेटा के हिसाब से कौन सा जानवर कहाँ पर कितना है उसके बारे में पता लगता है, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट के बारे में पता लग जाता है। अब देख, इसी सारी की सारी चीजों को, नेचर को कंजर्व करने के लिए हर देश में अलग अलग 3 चीजें बनाई जाती हैं। एक कहते हैं नेशनल पार्क, दूसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व ये किसके लिए बनाया जाता है? ये जो इंडेंजर्ड कैटेगरी के जानवर होते हैं इन्हें बचाने के लिए, क्योंकि अगर हम इन्हें बचाएंगे नहीं तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो तू देख, ये 3 चीजें समझ ले, छोटू सब कुछ नहीं है। ठीक है, टू टू सेव endangered animals क्या किया जाता है? 3 चीजें बनाई जाती हैं। एक एक नेशनल पार्क, दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और तीसरा होता है बायोस्फीयर रिजर्व। रिजर्व अब देख, इन सब में कोई फर्क नहीं होता है, बस साइज का मैटर होता है। ठीक है, साइज। ठीक है, छोटा है तो नेशनल पार्क। ठीक है, कई नेशनल पार्क को मिला दिया जाता है तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएंगे? बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व। तो कहेगा कि इनमें से सबसे बड़ा एरिया किसका होता है? बायोस्फीयर रिजर्व। कितना क्लियर हो गया? बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये सारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व जो हमें याद करने हैं वो पूरी दुनिया के तो याद नहीं करने हैं, भारत के याद करने होंगे। तो भारत के नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व को हम लोग इंडियन मैप में याद करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आज के लिए इतना ही। अगला जो स्टोरी रहेगा वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है।